चंद्रबाबू नायडू ने भी 18 सांसदों के साथ क्या मोदी को झटका दे दिया? क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि 3-4 दिन से चंद्रबाबू नायडू और मोदी के अंदर जो तनातनी चल रही है, खींचतान चल रहा है। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं शरद पवार और स्टालिन की तरफ, डीएमके की तरफ, चंद्रबाबू नायडू का प्रेशर आ रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का प्रेशर सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी सरकार डीएमके और एनसीपी शरद पवार की तरफ कदम बढ़ा रही है ना, इसलिए भी कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश जो आंध्र प्रदेश में शिक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ आंदोलन जेएनजी का बहुत तेज हो रहा है और दिन पर दिन वह संख्या बढ़ रही है। अब जब संख्या बढ़ रही है तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे का इस्तीफे की बात लगातार चल रही है, मांगा जा रहा है इस्तीफा। और चंद्रबाबू नायडू के सामने दिक्कत यह है कि अमित शाह के वजह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अमित शाह का अगर इस्तीफा हो गया होता तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे के इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि अमित शाह ने बर्बरता जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में दिखाई थी। पैलेट गन चलवाया था, लाठीचार्ज करवाया था, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए थे, कील वाले डंडे मारे गए थे, इलेक्ट्रिक शॉर्ट वाली लाठियां भाजी गई थी, वह भाजपा के गुंडे आए थे शादी बदले में। तो अमित शाह पूरे मानसून सत्र के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आए। इतिहास में पहली बार ऐसा मानसून सत्र गया जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं आया। यूं ही नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह से समझ गए थे कि अब इनकी छुट्टी होने वाली है और विपक्ष हावी है। अब विपक्ष और भी हावी हो गया और शीतकालीन सत्र नवंबर महीने के नवंबर में 24 नवंबर के बाद शुरू होगा। तो यह फासला अब सड़क का लड़ाई हो गया है और सड़क की लड़ाई में जब कांग्रेस इस तरफ रणनीति पर निकल रही है कि शिक्षा, रोजगार, छात्रों की गूंज, 800 शहरों में कांग्रेस छात्रों की गूंज करेगी, 800 शहरों में। और महंगाई, चंदा चोरी, पेपर लीक, लोकतंत्र, संविधान, स्वास्थ्य पर चर्चा करेगी। तो इन सभी क्षेत्रों में तो सरकार फेल हो गई है और इन सभी क्षेत्रों में लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर आ गए। अब कंट्रोल भाजपा कर नहीं पा रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को बचाने के लिए, उसका इस्तीफा न हो और उनका 2/3 बहुमत की सरकार है, इसके लिए चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ अपने नरेंद्र मोदी को कभी भी झटका दे सकते हैं, यानी कि समर्थन वापसी का आने वाले दिनों में कभी भी ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी घातक हो गए। नरेंद्र मोदी के साथ जो भी घटक दल रहेगा उसका चुनाव में अंत हो जाएगा। अब यहां सवाल आता है कि क्या चुनाव आयोग के ऊपर जो अपनी गहरी पैठ मोदी ने बनाई है और चुनाव आयोग इनके मुताबिक काम करता है, इनको जिताने के लिए काम करता है, क्या वह चुनाव आयोग जिता पाएगा आगे इनको? जनता जब इनके खिलाफ है तो वह जिता पाएगा? तो चुनाव आयोग जो वोट प्रतिशत का खेल करता है, बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने शुरू से ही स्टार्टिंग से 10% का फासला रखा। 10% वोट प्रतिशत भाजपा का बढ़ाया कि लास्ट में कोई बोल न सके। तो 95.11% वोट प्रतिशत चला गया। सोचिए, इतना वोट प्रतिशत चला गया, लेकिन पूरी जनता खिलाफ है। और जनता अगर युवा पोलिंग बूथ पर खड़े हो गए या काउंटिंग सेंटर पर खड़े हो जाते हैं, ऐसे में चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का जादू नहीं चल पाएगा, जैसे अब मोदी का जादू नहीं चल पा रहा है क्योंकि भंडा फूट गया। तो चुनाव आयोग तो टारगेट पर है पहले से, करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट चुका है। यह एक षड्यंत्र के तहत है, षड्यंत्र है। क्या वह करोड़ों लोग इस देश के नागरिक नहीं है? सरकार यह साबित कर सकती है कि वह किस देश के हैं। और अगर वह इस देश के नागरिक नहीं है, किसी और देश से करोड़ों लोग भारत में आए हैं, तो अभी तक गृह मंत्रालय कर क्या रहा था? हर कीर्तन कर रहा था। क्या कर रहा था गृह मंत्रालय? तो सरकार खुद ही फंसती है। सरकार कहती है कि पूरे भारत में 450 घुसपैठी हैं, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, और करोड़ों लोगों के नाम काट दी है चुनाव आयोग ने।
तो यह कैसा चुनाव? संविधान का क्लोथ यह कहता है कि इस देश का आखिरी व्यक्ति भी इस देश में वोट का अधिकार रखता है और वह चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है। जबकि आज तक आजादी के बाद से हमारे देश में कोई भी सरकार इस देश में नागरिकता का प्रमाण पत्र आज तक दी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी अपनी नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकते हैं क्या, जब वह कहते हैं कि उनके पिता 1947 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई और नरेंद्र मोदी 1950 में जन्म लिए? कैसे ऐसा हो गया बताइए? आप दर्शक सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के आंकड़े, उन्होंने ही यह बयान दिया था। तो यह चीजें इनके ऊपर बहुत सवालिया निशान खड़ा करते हैं। वोटर यह चुनने लगे हैं, तो इसलिए अब जनता, इस देश की युवा पीढ़ी जो भविष्य है वह खड़ी हो गई है। मोदी अतीत है, मोदी अतीत हो गए और वह भविष्य है बच्चे। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी के पास फंस गए। हाँ, यह बात अलग है कि 18 सांसदों के समर्थन के बदले 2024 से अभी तक चंद्रबाबू नायडू 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आंध्रा ले जा चुके हैं और वहां विकास कर रहे हैं, राजधानी बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ला रहे हैं। लेकिन जिस आईटी सेक्टर को उन्होंने चुना है उसी आईटी सेक्टर पर लगाम लग जा रहा है। चुनाव आयोग इस देश के युवाओं के आंकड़े को लीक करता है, दूसरे दूसरे क्षेत्रों में दे देता है। चुनाव आयोग यह डाटा कैसे लीक कर रहा है? अब सरकार जनगणना के तहत 40 डाटा ले रही है एक व्यक्ति का। वह डाटा क्यों चाहिए इसे? आपका सोशल मीडिया अकाउंट क्या है, आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपके खाते में कितने पैसे हैं, आप सांस कहां से लेते हैं, आप कपड़े कहां से खरीदते हैं, क्यों चाहिए यह आंकड़ा इस सरकार को? जनगणना कर रही है या डाटा ले रही है? तो यह सरकार अपने आप सवालों में आ रही है। और अमेरिका से ट्रेड डील के बाद में यह जो आंकड़े लेने का ढोंग रची है, यह देश अब समझ गया है। तो यह सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब साथ नहीं दे सकते। अब साथ देंगे तो चंद्रबाबू नायडू का वजूद आंध्रा में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की पकड़ लगातार बनती जा रही है। इसलिए कि जगन मोहन रेड्डी जो मुख्य विपक्षी दल है और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही मोदी को समर्थन करते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन कर रहे हैं और जगन मोहन रेड्डी की सत्ता आती तो वह भी भाजपा को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में आंध्रा के लोग विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देख रहे हैं और वाईएसआर राजशेखर रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आंध्रा और तेलंगाना एक था, तो उनकी बेटी शर्मिला रेड्डी को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो शर्मिला रेड्डी का महत्व बढ़ रहा है, उनको जनादेश मिल रहा है। तो फिर ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और मोदी से हाथ खींचते हुए। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने भी 18 सांसदों के साथ मोदी को झटका देने का अब कहीं न कहीं ठान लिया है। अब ऐसे में बिहार की अगर हम बात करें कि बिहार के अंदर छात्र आंदोलन के चक्कर में एनडीए में घमासान मच गया है। अब जिस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो बैठक हुई, तेजस्वी यादव के साथ बंद कमरे में बैठक हुई और कहा जा रहा है कि 40 मिनट की तकरीबन बातचीत हुई। बात क्या हुई निकल के नहीं आई, लेकिन एक बात निकल के आया कि मिशन 130 विधायक पर काम जारी है। तो 130 के जगह 133 हो रहा है महागठबंधन के साथ। यानी कि नीतीश कुमार फिर एक बार जेडीयू का सीएम बनाने की तैयारी में है, यानी कि भाजपा को उसी के अंदाज में जवाब देने वाले हैं, इसे यह प्रतीक होता है। लेकिन कहीं नीतीश कुमार बिहारी चाल तो नहीं चल रहे, क्योंकि पलटीबाज तो है ही, पलटने का इनको बहुत खासा मतलब तजुर्बा है और पलटते ही रहे, तभी तो 20 साल से मुख्यमंत्री रहे। अब इन सब गतिविधियों के बीच नीतीश कुमार के लिए संकट यह है कि पार्टी के अंदर घमासान है और अब बिहार के एनडीए के अंदर इस बात की चिंता हो गई है कि नरेंद्र मोदी सरकार का जब ठिकाना नहीं है और वह चेहरा खत्म हो गया, उस चेहरा का जो प्रभुत्व था वह समाप्त हो गया है, तो उसी चेहरे के दम पर तो चाहे वह जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो,
चुनाव जीत करके आए थे, तो फिर उसके बाद तो उनका वजूद खत्म, उन लोगों के नाम पे तो वोट मिलेगा नहीं और मोदी को वोट देगा नहीं कोई। ऐसे में वह सब अपने अपने विकल्प की तलाश में घूम रहे हैं और अपना अपना विकल्प तलाश रहे। ऐसे में नरेंद्र मोदी 100% आप यह कह सकते कि क्या अब आने वाले दिनों में बहुत जल्द प्रधानमंत्री की कुर्सी से यह हटाए जाने वाले हैं। टकराव बहुत काफी है, कांग्रेस बहुत तेज हो गई है, आक्रामक कांग्रेस का बहुत ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है, यानी कि अब आर पार चल रहा है सरकार और विपक्ष में, और मुख्य भूमिका में कांग्रेस इस वक्त आकर के खड़ी हो गई। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।